हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज डीम। दोस्तों, ये है यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम 2022 का जीएस का फोर्थ पेपर। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जीएस के फोर्थ पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जीएस के फोर्थ पेपर में जो आपको पढ़ना होता है वो आपको एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये पेपर भी 3 घंटे का होता है और ये पेपर भी 250 नंबर का होता है। लेकिन जैसा कि बाकी जीएस के 1 2 3 पेपर होते हैं उसमें आपको 20-20 क्वेश्चन लिखने होते हैं, यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन नहीं है इस पेपर में। इसमें आपके टोटल 12 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन किस तरीके से हैं, यहाँ पे 2 सेक्शन में है। सेक्शन ए में जो है वो 6 क्वेश्चन है जो कि आपको 130 मार्क्स के लिए लिखने हैं। 130 नंबर के हैं सेक्शन ए में, 6 क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन बी जो है वो आपका केस स्टडीज से है, उसमें भी 6 क्वेश्चन दिए गए होंगे, वो आपके 120 नंबर के हैं टोटल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको निबंध के पेपर में बताई थी कि निबंध की तैयारी अब जो है आप इथिक्स के पेपर के साथ कर सकते हो तो ज़्यादा आपको सही रहेगा, मतलब हो जाएगी। क्योंकि निबंध जो आपने देखे होंगे इस बार भी और पिछले साल भी वैसे पूछे गए, बहुत ज़्यादा दार्शनिक मुद्दों पर पूछे जा रहे हैं, तो वो आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाएगी। तो अभी हम लोग देखेंगे, क्योंकि इथिक्स के पेपर में आपको थिंकर्स को पढ़ना है, विचारकों को पढ़ना है, तो उसमें जो भारतीय विचारक हैं उनको भी पढ़ना है, पाश्चात्य विचारकों को भी पढ़ना है। ठीक है, तो निबंध की तैयारी आप इसी पेपर के साथ करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, इसके लिए बुक अगर कोई आपके पास अच्छी हो, जैसे लेक्सिकॉन की है और भी कई सारी बुक हैं, उनमें से कोई एक ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक सेकंड एआरसी रिपोर्ट, जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की जो रिपोर्ट है वो आप पढ़ सकते हो, वो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके जीएस के सेकंड पेपर में भी वो काम में आती है और जीएस के फोर्थ पेपर में भी आपको बहुत हेल्प करेगी वो। तो सेकंड एआरसी रिपोर्ट जो है उसकी चौथी रिपोर्ट, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की फोर्थ रिपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका टॉपिक है शासन में नैतिकता, वो पढ़ लेना आप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 12 क्वेश्चन दिए गए हैं और जो भी आपने लैंग्वेज मीडियम चूज़ किया होगा उसी में आपको लिखने हैं। सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, सब करने हैं आप। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ या जितने भी मेंस के पेपर हुए हैं उनकी सबकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो अगर करना चाहते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई ऑप्शनल पेपर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा आप ऑप्शनल पेपर देखना चाहते हो, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा और उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो सेक्शन ए जो है, जो जिसमें कि आपको 130 मार्क्स के लिए यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए होंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन सेक्शन वाइज दिए गए हैं 10-10 नंबर के, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है और वर्ड लिमिट भी यहाँ पे लिखी हुई है, 150 वर्ड में आपको लिखने हैं। तो एक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 150 वर्ड में हर एक क्वेश्चन लिखना है आपको। तो 20 नंबर का जैसे एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ऐसे दिए गए हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया गया है इथिक्स से, बुद्धिमानी में निहित है कि किसका ध्यान रखा जाए और क्या अनदेखा किया जाए। नौकरशाही में अपने सामने के मुख्य मुद्दों को अनदेखा करते हुए परिधि में लीन रहने वाले अधिकारी दुर्लभ नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखो पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है कि बुद्धिमानी में निहित है कि किसका ध्यान रखा जाए और क्या अनदेखा किया जाए। तो बुद्धिमानी इसी बात में है कि किस चीज़ को आपको सीरियसली लेना है, किसको इग्नोर करना है। ठीक है, तो नौकरशाही में अपने सामने के मुख्य मुद्दों को अनदेखा करते हुए परिधि में लीन रहने वाले अधिकारी दुर्लभ नहीं है। मतलब बड़ी आसानी से ऐसे अधिकारी मिल जाएंगे जो अपने जो काम करना चाहिए उसको छोड़ के दूसरे कामों में लिप्त रहते हैं। तो ऐसे अधिकारी बड़े आसानी से मिल जाते हैं जो अपना काम ठीक से नहीं करते, मतलब यहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि प्रशासक की इस तरह की व्यस्तता प्रभावी सेवा वितरण और सुशासन की लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया में न्याय की विडंबना है। ठीक है, तो मतलब ये प्रॉब्लम है, उसी पर पूछा गया है। ठीक है, कि ऐसी चीज़, तो विश्लेषणात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो इथिक्स में आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, तो अभी तो हम लोग क्वेश्चन पेपर ही देख रहे हैं, बाद में आगे चल के कभी इसको सॉल्व भी करेंगे एक एक करके। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा पेपर है और अभी तो बस क्वेश्चन देख ले रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बौद्धिक दक्षता और नैतिक गुणों के अलावा सहानुभूति और करुणा कुछ अन्य महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य हैं जो सिविल सेवकों को निर्णायक मामलों को सुलझाने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिक सक्षम बनाते हैं। तो कौन कौन से मूल्यों की बात कही गई यहाँ पर? एक तो बौद्धिक दक्षता, जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो, बौद्धिक दक्षता, नैतिक गुणों, इसके अलावा सहानुभूति, ठीक है, और करुणा,
जैसे कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो सिविल सेवकों को निर्णायक मामलों को सुलझाने अथवा महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिक सक्षम बनाते हैं। तो उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसके अब एग्जाम्पल के साथ में आपको व्याख्या करनी है इसकी। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सभी सिविल सेवकों को प्रदान किए गए नियम और विनियम समान हैं। ठीक है, सबको एक जैसी ट्रेनिंग दी जाती है, सबको एक जैसे नियम और विनियम दिए जाते हैं, फिर भी प्रदर्शन में अंतर होता है। सकारात्मक सोच वाले अधिकारी नियमों और विनियमों के मामले के पक्ष में व्याख्या करने और सफलता प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, जबकि नकारात्मक सोच वाले अधिकारी मामले के खिलाफ समान नियमों और विनियमों की व्याख्या करके लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। तो सोदाहरण विवेचन कीजिए, यानी उदाहरण सहित विवेचना आपको करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे किसके बारे में कही गई? सकारात्मक सोच के बारे में और नकारात्मक सोच वाले अधिकारियों के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि यह माना जाता है कि मानवीय कार्यों में नैतिकता का पालन किसी संगठन व्यवस्था के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करेगा। यदि हाँ, तो नैतिकता मानव जीवन में किसे बढ़ावा देना चाहती है? दिन प्रतिदिन के कामकाज में उसके सामने आने वाले संघर्षों के समाधान में नैतिक मूल्य किस प्रकार सहायता करते हैं? ठीक है, तो ये पूछा गया, ये भी आपको 150 वर्ड में लिखना है, 10 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या, जो मैं आपको बता रहा था कि निबंध में कहाँ पर हेल्प करेगा, तो वो यहाँ पे दिए गए हैं। ये एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक उद्धरण मतलब कोटेशंस का आपके विचार से क्या अभिप्राय है? ठीक है, अब ये सारे कोटेशंस किसी महापुरुष, किसी न किसी ग्रेट थिंकर ने कहे हैं, लेकिन आपके विचार से क्या अभिप्राय, आप क्या मानते हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? तो पहला है यहाँ पर, आपको क्या करने का अधिकार है और आपको क्या करना उचित है के बीच के अंतर को जानना ही नैतिकता है। ठीक है, तो इस पर आपको लिखना है। ठीक है, अगला है यहाँ पे, दूसरा है कि अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त होना है और खूबसूरत दिमागों का देश बनना है, तो मैं दृढ़ता से मानता हूँ कि 3 प्रमुख सामाजिक सदस्य हैं जो बदलाव ला सकते हैं। वे कौन कौन से हैं? वे हैं पिता, माता और शिक्षक। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने कहा था, तो उनका ये कोट है। तो इसको आपके लिए क्या माने, आप इसको किस तरीके से देखते हैं, उस पर आपको 150 शब्दों में लिखना है। तो यही आपको निबंध में भी यही टॉपिक इसी तरीके से दिया जा सकता है, उस पर आपको निबंध भी लिखने को कह सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था कि आप निबंध की तैयारी इस पेपर के साथ में कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है जी, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसके बाद है कि आपकी सफलता का आकलन इस बात से हो कि इसे पाने के लिए आपको क्या छोड़ना पड़ा। बहुत बड़ी बात कही है। ठीक है, इसको तो नोट कर लेना चाहिए आपको अपनी नोटबुक में, जहाँ भी डायरी वगैरह में, कि जज योर सक्सेस बाय व्हाट यू हैड टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट इट। दलाई लामा जी ने कहा था कि आपकी सफलता का आकलन इस बात से हो कि इसे पाने के लिए आपको क्या छोड़ना पड़ा। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे जिनको बहुत आसान, वही सफलता बड़ी आसानी से मिल जाती है जिनको कुछ त्याग नहीं करना पड़ा अपने जीवन में। ठीक है, कुछ लोग होंगे जिनको बहुत कुछ त्याग करना पड़ा, जिसको बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़े अपनी लाइफ में, तब जाके उनको वही सफलता प्राप्त हुई। तो वो सफलता बहुत बड़ी मानी जानी चाहिए। ठीक है, तो इस पर आपको लिखना है 150 शब्दों में। ठीक है, तो अब यही टॉपिक आपको वहाँ पर निबंध के लिए भी दिया जा सकता है इसी तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, सुशासन से आप क्या समझते हैं? राज्य द्वारा ई-शासन के मामले में उठाई गई हालिया पहलों ने लाभार्थियों को कहाँ तक सहायता पहुँचाई है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ विवेचन कीजिए। ठीक है, तो डेफिनीशन आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो आपको सिलेबस बिल्कुल रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए, और हर एक शब्द जो एथिक्स में जो आपका सिलेबस है पूरा डिफाइन डिटेल, उसके हर एक शब्द का, हर एक वर्ड का की डेफिनीशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ही आप लिख सकते हो एक अच्छा आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ऑनलाइन पद्धति का उपयोग दिन प्रतिदिन प्रशासन की बैठकों, सांस्थानिक अनुमोदन और शिक्षा क्षेत्र में शिक्षण तथा अधिगम से लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से टेलीमेडिसिन तक लोकप्रिय हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लाभार्थियों और व्यवस्था दोनों के लिए बड़े पैमाने पर इसके लाभ और हानियाँ हैं। विशेषता समाज के कमजोर समुदाय के लिए ऑनलाइन पद्धति के उपयोग में शामिल नैतिक मामलों का वर्णन तथा विवेचन कीजिए। ठीक है, तो ऑनलाइन पद्धति का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर कहाँ पर उसके लाभ और हानियाँ और ये सब चीज़ें आपको बताना है। ठीक है, ये सब चीज़ें। इसके बाद पूछा गया है, क्वेश्चन है, पिछले 7 महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। विभिन्न देशों ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र स्टैंड लिया है। ठीक है, कई सारे देशों ने बिल्कुल न्यूट्रल रहे हैं, बिल्कुल स्टैंड लिया और कार्रवाई की है। हम सभी जानते हैं कि मानव त्रासदी समेत समाज के विभिन्न पहलुओं पर युद्ध का
अपना असर रहता है, वे कौन से नैतिक मुद्दे हैं जिन पर युद्ध शुरू करते समय और अब तक इसकी निरंतरता पर विचार करना महत्वपूर्ण है। इस मामले में दी गई स्थिति में शामिल नैतिक मुद्दों का औचित्यपूर्ण वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो भैया इथिक्स के पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे टिप्पणी लिखनी है, आपको कमेंट लिखना है, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, 30 शब्दों में लिखना है। ठीक है, 3-4 लाइन में। तो यहाँ पे एक है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, मतलब संवैधानिक नैतिकता पर आपको लिखना है। हितों का संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर लिखना है। फिर है सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा पर लिखना है आपको। फिर है डिजिटीकरण या डिजिटलीकरण की चुनौतियाँ, चैलेंजेस ऑफ डिजिटलाइजेशन, इस पर लिखना है आपको शॉर्ट नोट। कर्तव्य निष्ठा पर लिखनी है यानी डिवोशन टू ड्यूटी पर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे पूछा गया कि भ्रष्टाचार सूचक विजिल ब्लोअर संबंधित अधिकारियों को भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों, गलत काम और दुराचार की रिपोर्ट करता है। वह निहित स्वार्थों, आरोपी व्यक्तियों तथा उसकी टीम द्वारा गंभीर खतरे, शारीरिक नुकसान और उत्पीड़न के चपेट में आने का जोखिम उठाता है। कौन? जो भ्रष्टाचार सूचक होता है, जो विजिल ब्लोअर होता है। आप भ्रष्टाचार सूचक की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था हेतु किन नीतिगत उपायों का सुझाव देंगे? तो ये भी आपको 150 शब्दों में लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है इसी का, समकालीन दुनिया में धन और रोजगार उत्पन्न करने में कारपोरेट क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। ऐसा करने में वे जलवायु, पर्यावरणीय संधारणीयता और मानव की जीवन स्थितियों पर अप्रत्याशित हमले कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में आप क्या पाते हैं कि कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कारपोरेट जगत में आवश्यक सामाजिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम और पर्याप्त हैं, जिसके लिए CSR अनिवार्य है। CSR मतलब कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी यानी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अनिवार्य है। तो विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिए, यहाँ पर ये करना है आपको। तो ये सेक्शन A था। सेक्शन B में आपको केस स्टडीज से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, और तो ये तो काफ़ी लंबे यहाँ पे दिए गए हैं क्वेश्चन, जिनको पूरा पढ़ना है केस स्टडीज़ को, इसको डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी बस क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करके, मैं पूरा पढ़ूंगा तो आपका टाइम लॉस होगा, इसको पूरा डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और फिर पूछा गया कि जैसे इस मामले में संबंधित नैतिक मुद्दों पर कौन कौन से नैतिक मुद्दे ऊपर जो दिया गया है पूरा, उस पर चर्चा करनी है आपको। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए होते हैं। तो 20 नंबर का है हर एक। फिर अगला भी ऐसे ही, ये 20-20 नंबर की केस स्टडीज़ हैं, आपको 250 शब्दों में इनका आंसर लिखना है। ठीक है जी, तो आगे चल के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक के यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। तो ये सारी केस स्टडीज़ हैं, मतलब उनको पूरा आप पढ़ लीजिए, फिर उस पर आधारित जो यहाँ पे क्वेश्चन है इन सबको आप सॉल्व करोगे, तब ये 20 नंबर का एक क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है जी, तो दोस्तों आई होप कि इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी बिगिनर्स के लिए। इस क्वेश्चन पेपर को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है हमारे टेलीग्राम चैनल की, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा कोई और पेपर अगर आप देखना चाहते हो, जैसे इंडियन लैंग्वेज वगैरह के पेपर या इंग्लिश का कंपलसरी पेपर या कोई ऑप्शनल पेपर है, तो ऑप्शनल पेपर अपना बता देना, ज़्यादा लोगों के जो होंगे वो मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शनल हैं और उनकी PDF भी अपलोड कर दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और मैं आपसे बहुत जल्द मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।